प्यारे दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। हूँ तो मैं अच्छे खाते पीते घर से, लेकिन मेरी शादी एक बहुत गरीब आदमी से हो गई जो बहुत अच्छा आदमी है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मैं बड़ा बनने की चाहत में एक औरत के बहकावे में आकर दुबई चली गई। उसने मुझे कहा था कि यहाँ तुम महीने के सिर्फ 4-5 हजार ही कमाती हो, लेकिन वहाँ तो लाखों कमा सकती हो। और यही लालच मेरे मन में घर कर गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी तकदीर आजमा लूं। और फिर एक दिन मैं दुबई पहुंच गया। वहां जाकर मैंने शुरू के एक दिन तो एक ब्यूटी पार्लर में काम किया। 8-2 हजार रोज के हिसाब से सब कुछ शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस पार्लर को मैं काम की जगह समझ रही थी वह तो बस एक दिखावा था। असली खेल तो कुछ और ही था, जहां खूबसूरत खूबसूरत औरतों और लड़कियों से अमीर अरब शेखों की मसाज कराई जाती और बस उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाए जाते थे। वहां हम जैसी औरतों से ऐसे ऐसे काम करवाए जाते थे कि सुनने वाले भी हैरान हो जाएं। कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जो मैं सोच भी नहीं सकी। मैं महाराष्ट्र के गांव में रहती थी। मेरा नाम रोशनी है। मैं इतनी सुंदर थी कि गांव की होने के बावजूद भी लोग मुझे शहर की समझते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत मेरी मेहनत। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपनी एक बेटी का भविष्य बेहतर बनाना। मेरा पति प्रवीण गांव में ही एक जमींदार के यहाँ मजदूर था। हम दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपना और अपनी बेटी को एक इज्जत भरी जिंदगी दे सकें। लेकिन किस्मत हर बार हमारा इम्तिहान लेती रही। मैं पास की ही एक दुकान में काम करती थी, जहां से मुझे महीने के बस 8 से 7 हजार मिलते थे। इतनी मामूली कमाई में घर का खर्च, बेटी की पढ़ाई और दवाइयाँ कुछ भी ठीक से नहीं चलता था। और अक्सर रातों में मैं छत की ओर देखती हुई सोचती थी, काश मेरी बेटी की तकदीर मेरे जैसी ना हो। इसी बीच हमारी गली में शहर की एक पढ़ी लिखी औरत आती थी जो किसी कंपनी का प्रचार करती थी। उसने मुझे एक रास्ता दिखाया। वो बोली, रोशनी, दुबई के एक बड़े पार्लर में काम खाली है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी सेटिंग करा सकती हूँ। वहां तुझे महीने के करीब 60 हजार रुपए मिल जाएंगे। यह बात सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने एकदम जाकर प्रवीण को यह बात बताई। उसने भी यही सोचा कि अगर रोशनी कुछ वक्त वहां काम कर लेगी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम अपनी लाडली के लिए भी कुछ जोड़ पाएंगे। उसे लगा कि शायद मालिक ने हमारी सुन ली है। मैंने बिना वक्त गंवाए उस महिला से हाँ कर दी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि बहन, वहां तुझे रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, बस दिन के 8 घंटे ड्यूटी देनी होगी। उसकी बातों में आकर मैंने अपने अरमानों की गठरी बांधी और परदेश के लिए रवाना हो गई। दुबई कदम रखते ही मेरा दिल उम्मीदों से भरा था। मुझे लग रहा था कि अब मेरे भी अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। वो पार्लर दिखने में वाकई बहुत आलीशान था। वहां की चमक धमक और खुशबू देखकर मेरा मन खुश हो गया। ग्राहक वहां लगातार आ रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि मालिक, तूने मेरी डूबती नया पार लगा दी। पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे सामने कैसी मुसीबत खड़ी होने वाली है। वहां मेरे साथ करीब 10 औरतें और भी थी, जिनमें कुछ कुंवारी थी और कुछ मेरी तरह शादीशुदा। पर मैंने गौर किया कि उन सब के चेहरे उतरे हुए थे। किसी की सूरत पर खुशी का नामो निशान नहीं था। मुझे लगा शायद अपनों की याद में सब गुमसुम रहती हैं, क्योंकि दूसरे देश में मन लगाना इतना आसान नहीं होता। एक दिन मालकिन ने मुझे ऊपर वाले पार्लर में जाने के लिए कहा। मैं ऊपर गई तो देखा कि वहां कोई ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मसाज पार्लर था। मैं देखकर घबरा गई। मैं फौरन नीचे आई और कहा कि वहां तो मसाज पार्लर है। तो मालकिन मेरी तरफ मुस्कुराने लगी। उसने कहा, तुम्हें तो काम करना है, और मुझे डांट कर खामोश कर दिया। उस दिन पहली बार उसने मुझे डांटा था। मैंने सोचा चलो काम ही तो है, पैसे भी अच्छे हैं, और मेरा यहाँ है भी कौन। धीरे धीरे मैं मसाज भी करने लगी। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं मसाज के काम को भी अच्छे से कर लिया करती थी। अब मुझे पैसे भी ज्यादा मिलने लगे थे। एक दिन मालकिन ने मेरी खूब तारीफ की। जब यह बात मैंने फोन पर प्रवीण को सुनाई तो वह भी खुश हो गया। मैंने यह तो नहीं बताया कि मैं यहाँ मसाज पार्लर में काम कर रही हूँ। मेरी बातों में जो चैन था वही उसके लिए खुशी थी। मुझे लगा जैसे अब हमारी मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं। पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि रोशनी, कल तुझे काम के लिए एक कोठी पर जाना है। मैं यह सुनकर चकरा गई और पूछा कि घर पर जाकर काम करने का क्या मतलब। वो हंसने लगी और बाय बोली कि दुबई के कुछ बड़े रईस और शेख पार्लर नहीं आते, वो अपने बंगले पर ही काम कराते हैं। मैंने सादगी से हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यह भी एक काम ही है। पर मुझे भनक तक नहीं थी कि यही घर वाली मसाज मेरी खुशी छीनने की वजह बन जाएगी। अगले दिन पार्लर के बाहर एक खूबसूरत लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। मैं जाकर उसमें बैठ गई। वह गाड़ी फुल रफ्तार से दौड़ती हुई जा रही थी। खिड़की से बाहर ताकते हुए मैंने देखा कि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर सोना फैला हो। दूर दूर तक ना कोई घर था और ना ही कोई आदमी, बस धूल और जंगल था। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और मैं हैरानी से बाहर का नजारा देख रही थी। कुछ देर बाद जब हम बहुत बड़े पहाड़ों के बीच पहुंचे तो उन पहाड़ों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा बंगला था। कार उसी आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने आवाज दी कि
उतर जाओ, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इतने बड़े महल में काम करूंगी तो अच्छी कमाई और इनाम भी मिलेगा। यह सोचकर मेरे चेहरे पर उम्मीद की एक चमक आ गई। तब भीतर से एक औरत बाहर निकली। उसका रंग साफ था पर चेहरा बहुत सख्त था। उसने बिना कुछ कहे बस हाथ से मुझे पीछे आने का इशारा किया। मैं खामोशी से उसके पीछे चल दी, लेकिन जैसे ही मैंने उस घर के अंदर कदम रखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा फर्श सफेद कीमती पत्थर से बना था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं और ऊंची छतों से सोने जैसे झूमर लटक रहे थे जो तेज रोशनी दे रहे थे। हर कोने से अमीरी और ठाठ छलक रहा था। मैं अभी आसपास देख ही रही थी कि सामने से एक जवान लड़की निकल कर आई। उसके बदन पर कपड़े बहुत कम थे, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आया कि यह तो दुबई है, यहाँ की महिलाएं तो अक्सर पर्दे में रहती हैं, फिर ये सब क्या नजारा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा माहौल है। मैं अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर बड़े कमरे में पहुंची। वहां एक ढलती उम्र का अरबी शख्स बड़ी कुर्सी पर पसरा हुआ था। उसके चेहरे पर अकड़ थी, हाथ में सिगार और आंखों में एक अजीब सी भूख नजर आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे क्या पता था कि यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अचानक भीतर से आवाज आई, आइए मैडम तशरीफ रखिए। मैंने धीरे से कदम बढ़ाकर सोफे पर जगह ले ली। तभी एक लड़की आई जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ठंडा मीठा जूस और कुछ फल रखे थे। वो बिना कुछ कहे सब मेज पर रखकर चली गई, जैसे यह सब वहाँ रोज का काम है। सामने बैठे उस शेख ने कहा, पहले थोड़ा कुछ खा पी लो, फिर अपना काम शुरू करना। मैंने सोचा यह आम बात होगी। मैंने शरबत का एक घूंट लिया। स्वाद मीठा था, मगर गले से नीचे उतरते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे नींद आने लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक मुलायम बिस्तर पर पाया। मैंने नीचे देखा तो मेरे कपड़े बिखरे थे। मेरा दिल बेकाबू हो गया। मैं खुद को थकने की कोशिश करने लगी। तभी सामने वही अरबी शेख खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैंने चादर को कसकर पकड़ लिया, मगर उसने उसे खींच लिया। उसकी आवाज में अकड़ थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे सब समझ आ गया था। यही वो जगह थी जहाँ इंसानियत का सौदा किया जाता था, जहाँ औरतों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था और फिर उनके साथ मनमानी की जाती थी। इस कारोबार का असली चेहरा शेख राशिद और उसकी मालकिन नूर जहां थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि उस रात क्या हुआ, बस खौफ और एक खत्म ना होने वाला खालीपन। मेरा भरोसा टूट चुका था। मैं अब वो रोशनी नहीं रही थी जो सुनहरे ख्वाब लेकर दुबई आई थी। अब मैं बस एक खामोश और टूटी हुई औरत बन चुकी थी। मेरा सब कुछ छीन चुका था और मेरे सारे ख्वाब टूट गए थे। रात के सन्नाटे में जब मैं थोड़ी संभली तो मेरे पूरे शरीर में बुखार सा हो रहा था। मैंने खुद से पूछा कि क्या यह वही देश है जहाँ कहा जाता है कि कानून बहुत सख्त है, फिर भी हम जैसी औरतों से यह सब काम लिया जा रहा है। क्या यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं बची? मुझे अब साफ समझ आ गया था कि यहाँ ताकतवरों के सामने हमारा कोई सहारा नहीं है। यहाँ औरतों को बस इस्तेमाल किया जाता है। मैं खामोश बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। वही शेख राशिद जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था बेहयाई से हंस रहा था। बोला, मैडम रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने सिर झुका लिया। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने चारों ओर देखा तो अलमारी में मेरे कपड़े रखे थे। मैं चादर ओढ़कर उन्हें लेने उठी, मगर वो शेख आगे बढ़ा और उसने मेरी बाह पकड़ ली। बोला, कहाँ जा रही हो? अभी तो एक प्रोग्राम बाकी है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। कुछ कहने की अब कोई ताकत नहीं बची थी। वो झूमता हुआ पास आया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर अब मैं जान चुकी थी कि इन्हें रोकना बेकार है। उसने बड़े इत्मीनान से और सर सलीके से ढोलक बजाना शुरू किया। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं बस यही सोच रही थी कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। वक्त जैसे ठहर गया था। हर लम्हा एक सदी जैसा लग रहा था। आखिर जब सब खत्म हुआ तो मैं उठी। मैंने अपने कपड़े उठाए और एक एक करके पहने। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि अब मैं पहले वाली रोशनी नहीं रही। मैं चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, 1 मिनट रुकिए मैडम। मैं वहीं ठिठक गई, मगर मेरी नजरें जमीन पर टिकी रहीं। शेख राशिद ने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया और बोला, यह तुम्हारे लिए इनाम है। आज तुमने कमाल किया, अगली बार फिर आना। ये सुनते ही मेरे भीतर आग सी जल उठी। मैंने वो लिफाफा उसकी तरफ फेंक दिया। मेरी आंखों में गुस्सा और दर्द था, मगर जुबान पर एक भी शब्द नहीं आया। मैं मुड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर वही गाड़ी खड़ी थी। मैं बिना कुछ बोले उसमें बैठ गई। रास्ते में दोनों तरफ फैली रेत अब मुझे किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। हर तरफ डर और घिन का एहसास था। मेरी आंखें सूख चुकी थी, मगर दिल अब भी रो रहा था। जब मैं पार्लर पहुंची तो नूरजहां ने मुस्कुरा कर पूछा, कैसा रहा काम? मैंने सिर झुका लिया। जवाब देने की जगह मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पार्लर की बाकी औरतें जो अलग अलग मुल्कों से आई थी, कुछ बांग्लादेश की और कुछ दूसरे देशों की, उनकी आंखों में भी वही दर्द झलक रहा था। उनमें से एक बोली, हम सबको भी यही कहकर लाया गया था, अच्छी तनख्वाह और बेहतर जिंदगी, बस पार्लर में काम। कुछ औरतें सिर झुकाकर बैठ गईं और कुछ की आंखें भर आईं। कमरे में सन्नाटा था, मगर हर सांस में तकलीफ थी। नूरजहां ने पहले ही हुक्म
हुक्म दे रखा था कि जितनी बार मैं कहूँ वैसा ही करो, जहाँ भी भेजा जाए चुपचाप जाना और ज्यादा झगड़ा मत करना। शाम को जब मैं अपने कमरे पहुंची तो ना खाने की भूख थी और ना बोलने की हिम्मत। कमरे में सारी सुविधाएं थी मगर मन का सुकून कहीं खो गया था। मैं धीरे से बिस्तर पर गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ प्रवीण की आवाज थी। रोशनी, खुशखबरी है, हमारी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है, सब ठीक है ना? उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। उस एक पल के लिए मैंने चाहा काश मेरी दुनिया सच में उतनी ही ठीक होती जितनी उसकी आवाज में लग रही थी। काफी दिन बीत चुके थे और नूरजहां ने शायद मेरी टूटती हिम्मत को देखकर मुझे 3-4 रोज तक कहीं बाहर नहीं भेजा। मुझे लगा कि शायद उसे मुझ पर तरस आ गया है, पर चौथे दिन उसने हुक्म सुना दिया कि आज मुझे नाजनीन के साथ काम पर निकलना है। मैंने जब साफ मना किया तो उसने अपनी असली औकात दिखा दी। वो जहरीली आवाज में मुझे डराने लगी कि अगर मैंने पैर पीछे खींचे तो वह मुझ पर चोरी करने का झूठा केस लगा देगी। वो बोली कि मैं इस मुल्क में अजनबी हूँ और अगर उसने पुलिस से मेरी शिकायत कर दी तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी यह धमकी मेरे दिल को चीर गई। मुझे एहसास हुआ कि इन रईसों के सामने हम जैसों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। नूरजहां की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि यहाँ मेरी फरियाद कोई नहीं सुनेगा और वो मेरे खिलाफ झूठे गवाह खड़े कर देगी। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया और रूह कांप उठी। मैंने और नाजनीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। हम बेबसी के मारे उस चमकती गाड़ी में जा बैठे। वो कार हमें शहर के उस वीरान मगर आलीशान इलाके में ले गई जहाँ ऊंची दीवारों के पीछे अमीर शेखों के घर थे। वहां पहुंचकर जब हमने कुछ औरतों को काम करते देखा तो मन को थोड़ी तसल्ली हुई। हमने अपना पार्लर का काम शुरू किया और लगा कि आज का दिन खैरियत से गुजर जाएगा, पर यह तो बस एक छलावा था। काम खत्म होते ही एक खादिम ने आकर कहा कि अब हमें अंदर वाले कमरे में चलना है। हमें लगा शायद कोई बड़ी बेगम बुला रही है, पर कमरे के अंदर कदम रखते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक बूढ़ा शेख बैठा हुआ हुक्के का धुआं उड़ा रहा था। उसकी नजरें हमारे बदन को देख रही थी। उसने कहा, घबराओ मत और यह शरबत पियो, इससे थकान मिट जाएगी। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मुझे यकीन था कि इस प्याले में कुछ और है, पर वहां मना करना अपनी मौत को बुलाना था। मैंने वो घूंट भरा और तभी कमरे का दरवाजा खुला और 4 हट्टे कट्टे मर्द अंदर आए। उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। मैं और नाजनीन बिल्कुल बेजान हो गए। हम दोनों समझ चुकी थी कि अब क्या होने वाला है। उस कमरे में मौजूद उन मर्दों के बीच वही शेख राशिद भी बैठा था। उसने हुक्के का कश खींचा और ठंडी आवाज में बोला, सुना है तुम वापस लौटना चाहती हो और यहाँ काम करने से मना कर रही हो। क्या तुम्हें ये जिंदगी पसंद नहीं आई? मैंने हिम्मत करके कहा, सर मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, मेरा परिवार है, मेरा पति और बेटी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी की तलाश में आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे घरों में भेजा जाएगा जहाँ मेरी आबरू के साथ खेला जाएगा। मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर शेख राशिद जोर से हंसा और बोला, अगर घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुम्हें पासपोर्ट और टिकट मिल जाएगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसी शर्त? वो बोला, हम तुम्हें कपड़े उतार कर देखना चाहते हैं। यह सुनते ही मेरी सांस अटक गई। नाजनीन भी डर के मारे पत्थर की तरह खड़ी थी। हम दोनों जानती थी कि मना करने का अंजाम क्या होगा। मजबूरी में हमने अपने कपड़े उतार दिए। तब एक और मर्द चिल्लाया, अब हमारा दिल बहलाओ, और संगीत बजने लगा। हम दोनों डर के मारे थिरकने लगी। हमारी चाल में सिर्फ डर था और उनकी आंखों में लालच। मैंने रोते हुए कहा, हमने आपकी शर्त मान ली, अब हमें जाने दो। लेकिन राशिद ने तंज कसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो पूरी रात बाकी है। उस कमरे में रहम की कोई जगह नहीं थी। जब सब खत्म हुआ तो हमारे ऊपर कपड़े फेंक दिए गए। मैं और नाजनीन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। किसी तरह हम पार्लर वापस पहुंची। दरवाजा खुलते ही जब नूरजहां ने हमें देखा तो वह हंसने लगी। कुली, बहुत शानदार काम किया है, ऐसे ही लगी रहो तो जल्दी तरक्की करोगी। उसकी यह बातें सुनकर मेरा सब्र टूट गया। मैंने झपट कर उसका गला पकड़ लिया और कहा, मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं। मुझे यहाँ से जाने दो और मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। नूरजहां ने मुझे धक्का दिया और बोली, यहाँ से जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने 3 साल का कागज साइन किया है। अगर भागने की कोशिश की तो चोरी के केस में जेल भिजवा दूंगी। वहाँ तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह सुनकर मैं टूट गई। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बस यही कह पाई, हे मालिक, मुझे इस नर्क से निकालने के बजाय मौत दे दे। वक्त गुजरता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मैंने उस कैद खाने में पूरे 3 साल काटे। दिन थका देने वाले काम में गुजरते और रात को कोई ना कोई शेख अपना मनोरंजन करता। मैंने हंसना और बोलना तक छोड़ दिया था। मैं बस सांस ले रही थी। 3 साल बाद जब मुझे वापस भारत भेजा गया तो मैं पहले वाली रोशनी नहीं रही थी। मेरे चेहरे की चमक हमेशा के लिए खो चुकी थी। मैं गुमसुम सी रहने लगी। गांव पहुंचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। 2-3 दिन बाद मेरे पति प्रवीण ने मुझे अपने पास बिठाया और पूछा, रोशनी तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने बात टालने की कोशिश की। मुझे डर था कि कहीं मेरा घर न टूट जाए। प्रवीण ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, घबराओ मत, जो भी है बता दो। मैंने रोते हुए कहा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, शायद मुझे छोड़ भी दो। मगर प्रवीण ने कहा, रोशनी तुम कोई चीज नहीं हो जिसे छोड़ दूं। तुम मेरी बीवी
हो, मेरी जिंदगी हो। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी। ये सुनते ही वह गुस्से से भर गया। उसने सबसे पहले उस औरत के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जिसने मुझे दुबई भेजा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला यह औरत भी उसमें शामिल है। मेरा पति प्रवीण मुझे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। प्यारे दोस्तों, मेरी ये कहानी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, लोगों की आंखें खोलने के लिए है। आज भी पता नहीं कितनी औरतें हैं जो पैसे के पीछे भागती हैं और दलदल में धंस जाती हैं। और सच्चाई को पहचानो, अभी अपनी इज्जत ते जिंदगी की रक्षा करना सीखो। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक नई रोशनी को तबाह होने से बचा सकता है।